हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है सास की कदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बस करो माँ, बहुत हो गया, अब और सहा नहीं जाता। इतनी बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की भी नहीं करता जितनी आप अपनी बहू की कर रही हो। वाह बेटा, आज तेरे मुंह में भी जबान हो गई। तू भी सबके सामने अपनी माँ को ही बोल रहा है। सिखा दिया ना तुझे भी इसने। हाँ माँ, सिखा दिया। लक्ष्मी देवी के दो बेटे थे। बड़ा बेटा संजय अच्छी नौकरी करता था। वह अपना परिवार लेकर मुंबई शहर में ही रहता था और छोटा बेटा सूरज गांव में ही रहता था। उससे जल्दी कोई नौकरी नहीं हो पाती थी, जिसके चलते वह घर पर ही खेती बाड़ी का काम देखने लगा। लक्ष्मी जी और उनके पति रमाकांत जी छोटे बेटे के साथ गांव में ही रहते थे। रमाकांत जी अपनी नौकरी से रिटायर हो गए थे तो महीने की उन्हें भी अच्छी पेंशन आ जाती थी। संजय के पास अच्छी खासी खेती के लिए ज़मीन थी, जो खुद ही खेती करके दो पैसे कमा लेता। उसमें से कुछ अपने पास रखता और घर खर्च भी चलाता। कभी भी रमाकांत जी से पैसे नहीं लेता और वैसे भी रमाकांत जी उसे पैसे देते भी नहीं थे। आए दिन रमाकांत जी और लक्ष्मी देवी के खाने में नई नई फरमाइशें होती रहती। खाना उन्हें कभी भी सादा नहीं चाहिए था। ज़्यादातर वह लोग पूरी, पराठे, मसालेदार सब्जी ही पसंद करते थे, जो कि छोटी बहू रीना बनाकर भी देती थी। सूरज और रीना दोनों ही रमाकांत जी और लक्ष्मी देवी का अच्छे से ख्याल रखते थे। इसके बावजूद भी लक्ष्मी देवी कभी भी रीना के साथ खुश नहीं रहती थी। वह आए दिन बस अपनी बड़ी बहू रूबी के गुणगान गाती। लक्ष्मी जी की जो बहू सेवा करती, लक्ष्मी जी उस बहू की थोड़ी भी कदर नहीं करती थी। और जो बहू साल में 1 महीने के लिए आती, उसमें से 15 दिन अपने मायके में रहती। बस उस बहू के लिए लक्ष्मी जी दिन रात चिंता करती रहती। अगर लक्ष्मी जी के कानों में कहीं से खबर पड़ गई कि रूबी बीमार है, तो लक्ष्मी जी पूरा घर सर पर उठा लेती। वह बार बार रमाकांत जी से कहती, जरा संजय को फ़ोन लगाओ, पता तो करो बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा। सारा काम घर का अकेले ही करती होगी। जरा पूछ लेना, कुछ पैसे रुपए की ज़रूरत तो नहीं है तो भेज देना। बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार देखकर सूरज और रीना दोनों ही एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं कि कैसे माँ भैया भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही हैं, जबकि वह लोग पैसे मांग नहीं रहे। और हम अगर कभी इमरजेंसी पड़ जाए और कुछ पैसे मांग ही लें तो माँ कैसे चिल्लाती है, ऐसे एहसान जताती हैं जैसे सूरज से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू हो गई थी और साथ ही शुरू हो गई थी रूबी भाभी के आने की तैयारी। माँ जी रूबी भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिनों के बाद रूबी भाभी भी आ गई। रूबी भाभी सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आई थी। लक्ष्मी जी के लिए साड़ी, रीना के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 ननद थी, उनके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई थी। 2-4 दिन बाद ही नंदों को भी फ़ोन करके मिलने के लिए बुला लिया और नंदे भी आ जाती हैं। अब रीना का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। घर में इतने लोग जो इकट्ठा हो गए थे और करने वाली बस अकेली रीना ही थी, क्योंकि रूबी तो ऐसे आती जैसे लगता ही नहीं कि उसका ससुराल है। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी रीना उसे कोई काम करने को देती और ना ही रूबी कोई काम करना ही चाहती थी। रूबी खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती और साथ ही नंदों को भी बुला लेती। 2 ननंद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी रीना का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे, लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक दिन लक्ष्मी देवी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए कुछ चावल और दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ है कि मैं चावल दाल साफ करने बैठूं। मेरा पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम करिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए
जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। अच्छा, तो मतलब मैंने तुम्हें एक काम बोल दिया तो तुम्हें अब नौकर चाहिए? और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक बड़ी बहू आई है, दो मेरी बेटी हैं, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगा देती हो। वाह भाई, हमारे ज़माने में तो 25-25 लोगों का खाना बनता था, वो भी दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दे और ना करे। अब 10 दिन के लिए कोई तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना भी ना बना के खिलाओगी? खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है? पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन आराम ना करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा? लक्ष्मी देवी तेजी से चिल्लाने लगी और पूरा घर इकट्ठा कर लिया। फिलहाल रीना सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही समझा और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी भी जबरदस्त पड़ रही थी, ऊपर से भरी दोपहर उसने पूरा चावल साफ कर बोरी बांध कर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी चढ़ गई थी, लेकिन चाय बनाने के लिए जब रीना खाली हो तब तो चाय बनाए। सास की आवाज़ सुन जल्दी जल्दी से हाथ पैर धोकर तुरंत किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने में पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बना कर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्दी ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते रीना को 11 बज गए थे। थकान से बुरी तरह से टूट रहा था पूरा शरीर। अगले दिन जब रीना की नींद खुली तो लक्ष्मी देवी की आवाज़ जोर जोर से सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा ही नहीं था। लक्ष्मी जी को चाय की लत लगी थी, 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो रीना उठी ही नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली थी। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा, किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से ही रीना को चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन रीना नहीं आई तो रूबी चाय बनाने किचन में चली गई। रूबी को किचन में जाता देख लक्ष्मी जी तुरंत रीना के कमरे में घुस जाती है। रीना को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती है, क्यों महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है? कुछ ज़्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद अभी तक नींद नहीं पूरी हुई है? समय का ख्याल है? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल ही जान नहीं है। बुखार है तो सोने से ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं, इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो नहीं हो कि दवाई हाथ पर रखी जाएगी तो ही दवाई खाओगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों का खाना बनाकर देने में ही बीमार होकर बैठ गई हो गया कल्याण। तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए, नौकर नहीं लगा तो बीमार हो गई। बताओ, इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए, बीमार हो गई। सब समझती हूँ तुम्हारा नाटक, जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा, तो मुझे फिर से काम करना पड़ जाएगा। काम चोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज़ आई। लक्ष्मी जी ने पीछे मुड़ के देखा, उनका बेटा सूरज खड़ा था, हाथों में दवाई लिए। बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? तुमने एक बार भी रीना को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही है। इसके बाद सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की जगह उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। कितना बर्दाश्त करेगी वो? अब नॉर्मली बोलती हो तो चलता भी है, लेकिन कम से कम किसी की दुख तकलीफ में तो ऐसा मत बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारी भी अब जुबान खुल गई है। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दी? बस यही तो कहा ना कि 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई है। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक भी हो गई होती ना। हाँ माँ, तुम्हें तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे
या दर्द में रहे, तकलीफ में रहे, अगर काम करती रहे तो तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ, तुम सौतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती है तब तो तुम कितना परेशान हो जाती हो। वहीं रीना बीमार पड़ गई तो तुम्हें वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी तुम्हें बहाना दिखाई दे रही है। अब समझी मैं सारी बात। ये खुलकर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। रूबी खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है, एक वह दोनों हैं। अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ मेरा भी टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज की किचकिच से। रूबी ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह लक्ष्मी जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन लक्ष्मी जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो पा रही है। बड़ी मुश्किल से 2 ही टिकट हुआ है, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी लक्ष्मी जी ज़बरदस्ती तैयार हो गई। तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी। लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी रूबी क्या बोले। लक्ष्मी जी रूबी के साथ अपना बैग करके निकल पड़ी। रूबी की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि लक्ष्मी जी उसके साथ जाए। जैसे तैसे वह दोनों मुंबई पहुँचे। काम के चलते सब रात को लेट सोते तो सुबह भी लेट ही उठते थे। 7 बजे के आसपास और 7 बजे ही लक्ष्मी जी को चाय की लत लग जाती थी। वैसे भी नई जगह नींद जल्दी ही खुल जाती है तो लक्ष्मी जी उठकर अपने बेड पर ही बैठी रही। और जाए भी तो कहाँ जाए, बस 2 कमरों का घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ लक्ष्मी जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे से 7 बजे अब उनकी लत बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अतः लक्ष्मी जी रूबी को जगाने जाती है और कहती है, बहू 7 बज गए, उठ जाओ, एक कप चाय बना कर दे दो। वह भी कहती, क्या माँ जी, क्या तरीका है सुबह सुबह उठाने का, अपना अपना टाइम होता है सबका। माँ जी, अगर आपको चाय की लत लग रही थी तो किचन में जाकर चाय बनाकर आप पी ही सकते हो ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट सोते हैं। यह गांव तो है नहीं, शहर है, यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की 2 टूक सुनकर लक्ष्मी जी एकदम से हैरान थी। वह रूबी को ऐसे देख रही थी जैसे बिल्कुल भी उससे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू जरूर आ गए थे और उसी पल उनके आगे रीना का चेहरा भी नाचने लगा। रीना की कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वह इतनी बुरी तरह से माँ जी को जवाब दे। कितना कुछ सुनाती थी, 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी 1000 बातें ज़रूर सुनाती थी अपनी आदत के चलते। लक्ष्मी जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई, लेकिन आज उनका चाय पीने का मूड बिल्कुल नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उचट गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले दिन ही घर की याद आने लगी थी। रूबी करीब 7:30 बजे उठी, सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। रमेश भी जल्दी जल्दी ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। रूबी सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफ़िन बनाने में लगी थी और बेचारी लक्ष्मी जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठी सबको देख रही थी। सब अपने अपने कामों में इतने बिजी थे कि किसी के पास भी लक्ष्मी जी के लिए थोड़ा सा भी समय नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और रमेश नाश्ता कर कर चले गए। अब घर में अकेली रूबी और लक्ष्मी जी रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर पर रीना लक्ष्मी जी को नाश्ता भी करा चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर आज लक्ष्मी जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी है और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा चले गए। रूबी अपने घर की सफाई, किचन की सफाई में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहाकर फ्री हुई
तो उसने लक्ष्मी जी को नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट रख खुद भी खाने बैठ गई। बहू से थोड़ी बहुत बातें करते करते लक्ष्मी जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब रूबी घर का कुछ और काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने जा रही हूँ, आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं बहू, तुम आराम कर लो। और अपने कमरे में चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती है लक्ष्मी जी। पूरी तरह से सन्नाटा था। जैसे पूरी रात गुजारी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले ही गुजर रहा है। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यह शांति लक्ष्मी जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक चिपक के मीठी मीठी बातें करती थी वह यहाँ पर आने के बाद अपने ही काम में इतना बिजी रहती कि उसे बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। कुछ पूछने पर बस जवाब देकर रह जाती। तो जिसके पास लक्ष्मी जी से बात करने का टाइम नहीं है तो वह लक्ष्मी जी का मनपसंद का खाना कहाँ से बनाकर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी। लक्ष्मी जी तो ये सोच कर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेंगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक कर बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है कि वह अपनी सास से बातें ही कर ले। और ना ही उसका यह रूप देखकर लक्ष्मी जी की हिम्मत होती थी कि उससे कुछ कह सके। कहते हैं ना, जब सामने वाला कुछ ज़्यादा ही उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज़ नहीं मिलती है तो बहुत बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी लक्ष्मी जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन से उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शाम को जब रीना का फ़ोन आता है तो लक्ष्मी जी जैसे ही फ़ोन उठाती हैं, रीना कहती है, माँ जी आप शहर जाकर अपनी बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो बिल्कुल भूल गई हो। क्या आप इस तरह से नाराज़ हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए हैं आपको गए हुए, मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर लक्ष्मी जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तड़प उठी थी, धीरे से बोली, नहीं बहू ऐसी बात नहीं है, याद तो मुझे भी आ रही है। एक काम कर, सूरज को बोल दे मेरा टिकट निकलवाने के लिए, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। कहते हुए लक्ष्मी जी ने फ़ोन काट दिया। बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ता रुकी और फिर चल दी अपने गांव, अपने घर, जहाँ पर उनका राज चलता था। जैसे ही वह घर आई, रीना को देखते ही उनकी आंखें झलक आई। उन्होंने कहा, सच में बहू, दूर के ढोल ही सुहावने होते हैं। यह कहावत तो मैंने आज तक सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। रीना सब कुछ समझ गई थी, लेकिन वह पूछकर माँ जी का दुख नहीं बढ़ाना चाहती थी। उसे तो बस खुशी इस बात की थी कि चाहे जैसे भी हो, कम से कम माँ जी ने उसकी कदर तो जानी। तो दोस्तों, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। ज़िंदगी में ऐसे कई मोड़ आते हैं जब हमें किसी के प्यार की, किसी के अपनेपन की ज़रूरत होती है, जो लक्ष्मी जी को अपनी छोटी बहू रीना से मिली। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।